एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस क्या होते हैं एंड ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एंड आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के अपने स्ट्रक्चर, हमारा ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। पढ़ते हैं अपना ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, आपका जैसे बॉडी है, हमारा स्केलेटन होता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्ट्रक्चर होता है। वो कैसे? उसमें हमें ये पता होता है किसकी क्या जॉब है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है, कौन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, कौन सेल्स डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। सब कुछ ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, यही हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। इसे हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है वो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। विच डिफाइन द जॉब पोजीशन, जिसमें क्या डिफाइन करा जाता है, किसकी क्या जॉब है, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, वो सभी डिफाइन होता है। एंड द ऑथोरिटी, किसकी क्या ऑथोरिटी है, किसको डिसीजन लेने की पावर है, किसी के पास ऑथोरिटी है नहीं है उस काम को करने की, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारी है उसकी, उस काम के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है। ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय, सभी डिफरेंट एम्प्लॉय। तो डेफिनेशन से भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो भी है हमारा नेशनल स्ट्रक्चर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। इसमें ये देखा जाता है किसकी क्या जॉब है एंड किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या अथॉरिटी है, जो भी डिफरेंट एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि जो हमारा प्रोसेस होता है, सेकंड प्रोसेस, उसे हम ग्रुप करते हैं टू डिपार्टमेंट के अंदर। एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट एंड एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर हम उन दोनों पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं एंड जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर को। आई थिंक आपको पता भी होगा क्योंकि हमने प्रोसेस में पढ़ा था, बट अब डिटेल में पढ़ते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं एंड वो होता क्या है। देखते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपकी रिलेटेड सिमिलर जॉब जो होती हैं वो एक डिपार्टमेंट में आ जाती हैं। वो कैसे? जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है तो ये सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर ही आ जाएगा। अगर कोई काम सेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो वो सारा सेल डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएगा। कोई फाइनेंस से रिलेटेड वर्क है तो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएगा। इससे क्या हो रहा है, ये आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया वर्क को। जो भी प्रोडक्शन का काम है वो प्रोडक्शन के अंदर आएगा, जो भी सेल्स का काम है वो सेल्स के अंदर आएगा, जो भी फाइनेंस का काम है वो फाइनेंस के अंदर आएगा। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। जो भी आपकी सिमिलर और रिलेटेड जॉब है वो आपकी एक डिपार्टमेंट में आएंगी। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट हो गए प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स। तो जो भी जिसका काम है वो उसी डिपार्टमेंट में आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। पढ़ते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो इसका फायदा क्या है। फायदा होगा तो नुकसान भी होगा कुछ कुछ। तो पहले देखते हैं फायदा क्या होता है। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। नॉर्मली ये बताइए, इसको भूल जाइए, ये बताइए अगर आप किसी काम को डेली करते रहेंगे, उसी काम को आप डेली करेंगे तो आपकी स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगी ना उसको काम को करने के लिए। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है। क्या होता है? जब एक एम्प्लॉय उसी काम को डेली करेगा, अगर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा है, वो डेली प्रोडक्शन का काम करता रहेगा तो उसके अंदर उस काम को करने की स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, उसके अंदर उस काम की क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो उसको ही कहते हैं स्पेशलाइजेशन। कि जब हम किसी काम को रेगुलर बेस पे करते रहते हैं तो हमारे अंदर उस काम को करने की स्पेशलिटी आ जाती है, हम एक्सपीरियंस हो जाता है उस काम को करने का। तो यहाँ पे इसलिए आपको बोला है स्पेशलाइजेशन आ जाती है। ये हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज होती है।
नेक्स्ट है आपका इजी सुपरविजन। इजी सुपरविजन का मतलब क्या है? अब देखिए कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं, तो आप इजीली अपने जो एम्प्लॉय हैं आपके अंडर में उनको इजीली सुपरवाइज कर पाएंगे। आपको सिर्फ किसको सुपरवाइज करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को ही सुपरवाइज करना है। आपको सेल्स से मतलब नहीं है, फाइनेंस के एम्प्लॉय से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है तो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से। जैसे मानिए मैं बिजनेस पढ़ा रही हूँ आपको, तो मेरे सामने मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट बिजनेस पढ़ने वाले हैं, तो मैं उनको इजीली सुपरवाइज कर पाऊंगी। बट अगर मेरी क्लास में कुछ बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे बिजनेस पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मैं उनको इजीली सुपरवाइज नहीं कर पाऊंगी। तो एक सब्जेक्ट का पढ़ाऊंगी तो मैं इजीली सुपरवाइज कर पाऊंगी। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका एक डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना इजी हो जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा है इजी कोऑर्डिनेशन। अब देखिए जब आपका एक डिपार्टमेंट होगा तो जो कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छा होगा। अब कैसे, मान लीजिए आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही काम है, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन जो है वो ज्यादा बेटर हो पाएगा। सिर्फ आपको अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखना है, आपको जो 3 डिपार्टमेंट है उन पे ध्यान नहीं देना है। तो आप सिर्फ अपना काम कर रहे हैं तो आप उसे अच्छे से करेंगे। अब आपको कोई बर्डन नहीं है दूसरे डिपार्टमेंट का कि हमें उसका भी टेंशन लेना है, कुछ करना है। आपको सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब होना चाहिए, तो वहां पे आपका कोऑर्डिनेशन बनेगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरल एफिशिएंसी। क्या होता है, जब हम एक डिपार्टमेंट में वर्क करते रहते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, अभी आप न्यू हैं, तो अभी आप कुछ ना कुछ वेस्ट भी करेंगे। ये तो है नहीं कि कम आउटपुट में एकदम से आप सब कुछ देने लग जाएंगे, अच्छा आउटपुट निकालने लग जाएंगे। बट जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप उस काम को डेली करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, देन क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। अब आप कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट दे पाएंगे, क्योंकि आपको वो काम अच्छे से करना आ गया है अब, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे आपको यही बताया है। सो ये हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज है। अब पढ़ते हैं कि डिसएडवांटेज क्या होती है हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर की। सो पढ़ते हैं अपनी डिसएडवांटेज क्या होती है हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर की। जैसे हमारी एडवांटेज होती है वैसे ही हमारी कुछ डिसएडवांटेज होती हैं। फायदे होंगे तो नुकसान भी होगा, तो नुकसान क्या है वो देखते हैं। सो सबसे पहला हमारा है डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल को अचीव करना। वो कैसे, अब क्या होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो अपना काम अलग कर रहा है, मार्केटिंग वाला अलग कर रहा है, सेल्स वाला अलग कर रहा है, फाइनेंस वाला अलग कर रहा है। तो इससे क्या होगा, वो एक दूसरे के काम को नहीं देखेंगे, वो क्या करेंगे, सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे। जो प्रोडक्शन वाला बंदा है वो सिर्फ ये देखेगा मुझे प्रोडक्शन करना है, वो ये नहीं सोच रहा कि वो प्रोडक्शन जो कर रहा है वो अच्छा क्वालिटी का देगा तभी जाके सेल होगी। वो दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपने काम के बारे में सोच रहा है। तो इससे क्या होगा, हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी को ब्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ये हमारी लिमिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। अब क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेशन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। किसका, जो चारों डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन डिक्रीज हो जाएगा। वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बना लेंगे, बट चारों डिपार्टमेंट जो हैं उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा। वो एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, एक दूसरे की टेंशन नहीं लेंगे, सिर्फ अपने काम पे फोकस करेंगे। तो इससे जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोनी में वर्क नहीं कर पाएंगे एक साथ मिलके सारे डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा वो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा। अब हम ये नहीं कर सकते इसमें कि जो सेल्स वाला बंदा है उसे प्रोडक्शन में डाल देंगे या जो हमारा फाइनेंस वाला बंदा है उसे सेल्स में डाल देंगे, नहीं,
क्योंकि जो प्रोडक्शन वाला बंदा है उसे प्रोडक्शन की नॉलेज है, जो सेल्स वाला बंदा है वो सेल्स करना जानता है, और जो फाइनेंस वाला बंदा है वो फाइनेंस को संभालना जानता है, वो दूसरे काम को नहीं जानते हैं, तो इसलिए वो उस काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ही ये हमारा इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है। सो यहाँ पे हमारे ये डिमेरिट्स है। लास्ट डिमेरिट्स हमारा है डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड। डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड का मतलब है जब सारे डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे तो जो उनके हेड होंगे वो अपने आप को ये सोचेंगे हम तो इस डिपार्टमेंट के किंग हैं, वो अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड समझने लग जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड है या सेल्स डिपार्टमेंट के हेड है, उनका खुद का एटीट्यूड अलग ही हो जाएगा। वो एक दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे सेल्स डिपार्टमेंट का भी अपना हेड है, उससे भी वो अपना मतलब ये हो गया इसमें कि वो अपना एटीट्यूड शो करेंगे कि वो पता नहीं क्या बन चुके हैं। तो इससे भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बैरियर्स ला सकता है हमारे बीच में। तो अब देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है एंड डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती हैं। सो हमने पढ़ा था डिविजनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जब कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने लगती है तो वो क्या करती है, वो डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रिफर करती है। वो क्या करती है, अगर मान लीजिए कोई शॉप बना रही है या कोई वो हम अपना डेयरी प्रोडक्ट बना रही है, कॉस्मेटिक बना रही है, तो वो क्या करेगी, जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देगी। वो कैसे कि अगर मान लीजिए कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक का जो भी प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग जो भी वर्क है वो उसके अंडर ही रहेगा। जो भी आपका मान लीजिए डेयरी से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कंपनी क्या बना रही है, तो उसका जो भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स का वर्क रहेगा वो डिपार्टमेंट के अंदर ही रहेगा, उस प्रोडक्ट के अंदर ही रहेगा। तो प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट बन जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट बना देगी, तो उसको ही कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं when the organization producing more than one product prefer divisional structure। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो डिविजनल स्ट्रक्चर को प्रेफर करती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, जैसे मान लीजिए आपका कॉस्मेटिक हुआ, मान लीजिए आपका शॉप का हुआ, तो ये सभी जो इनके अंडर में आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपका सेल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है और आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो इनके अंडर ही आएगा, वो अलग नहीं रहेगा। तो प्रोडक्ट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है हमने। सो पढ़ते हैं सबसे पहले एडवांटेजेस क्या होती हैं हमारी, जो फायदे हैं इस वाले स्ट्रक्चर को प्रेफर करने के फायदे क्या होंगे वो देखते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जैसे हमने फंक्शनल में पढ़ा था स्पेशलाइजेशन, जब हम एक डिपार्टमेंट में थे तो उसके अंदर स्पेशलाइज हो जाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। जब हम एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे तो उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी अपने आप ही। अब मान लीजिए आपका कॉस्मेटिक का काम एक डिपार्टमेंट में है तो सारे बंदे कॉस्मेटिक की तरफ ही काम कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है कॉस्मेटिक का हो रहा है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये बताया है। नेक्स्ट है फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब क्या होगा, अब आपको डिसीजन लेने में देरी नहीं लगेगी। पहले क्या था, आपको फंक्शनल वाला जो आपका था उसमें क्या होता कि प्रोडक्शन का काम खत्म होता तो सेल्स वाले का हुआ नहीं हुआ, जो मार्केटिंग वाले का हुआ नहीं हुआ, फाइनेंस वाले की दिक्कत, तो सब पे डिपेंडेंट रह जाते। बट यहाँ क्या होगा, जब आपका सारा काम एक डिपार्टमेंट के अंदर है तो आप डिसीजन फास्टली ले पाएंगे। तो आपको यहाँ पे यही बताया हुआ है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पर आप अकाउंटेबल रहेंगे। अगर किसी ने कोई काम नहीं कर पाया है तो वो अकाउंटेबल होगा कि हाँ उसकी गलती से नहीं हुआ है। अगर सब चीजें अलग अलग हो जाती है तो कोई भी अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं रहता है। सब कहते हैं हमारी गलती नहीं है, प्रोडक्शन वाले की गलती है, सेल्स वाले की गलती है, फाइनेंस वाले की गलती है। बट यहाँ पे सारे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हैं तो अकाउंटेबल होंगे वो लोग। तो यहाँ पे आपको ये बताया। तो
एडवांटेजेस आती है हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेज क्या होती हैं। पहली डिसएडवांटेज है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जब सारे बंदे मतलब सारा एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम होगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है, सब चीजें हो रही है, तो हमें रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, ये हमारी डिसएडवांटेज हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। अब क्या होगा, प्रोडक्ट पे ही फोकस करा जाएगा। अब कॉस्मेटिक वाला बंदा डेयरी वाले प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने कॉस्मेटिक पे ही फोकस करेगा, उसको दूसरे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट्स। अब क्या होगा, जब सारे बंदे एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी उसी में ही है, फाइनेंस भी उसी में ही है, सारा उसी में ही है, सब एक साथ हैं, तो वहां पे आपके लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हुआ, किसी को किसी का काम पसंद नहीं आया तो वो बहस करने लग जाएंगे, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपकी अराइज हो जाती हैं। सो आई थिंक आपको आज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा बता देती हूँ, एक आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, एक आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर आपका वो होता है जब आप कोई भी सिमिलर रिलेटेड जॉब को एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं तो वो फंक्शनल में आता है। डिविजनल में वो होता है जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो आप प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं। दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको पढ़ाई है, आप जाके ध्यान से पढ़ना, सब क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, नॉर्मली पहले मैं ऐसी आपको समझाती हूँ कि जब आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज में, जैसे मान लीजिए मैं अपनी कंपनी की मैनेजर हूँ, मेरे पास बहुत सारा वर्क है, मैं सारे काम को खुद नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, जितने भी एम्प्लॉय मेरे अंडर काम करते हैं मैं अपना काम सभी में डिवाइड कर दूंगी, सभी को सभी की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं काम दे दूंगी और उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दूंगी उस काम को करने की। अथॉरिटी होती है कि वो डिसीजन ले सके उस काम से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस काम की जिम्मेदारी क्या है उनकी, तो वो चीजें आप इसकी में देखते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, देखिए मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर आर असाइन लॉट ऑफ वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है मैनेजर के पास बहुत सारा वर्क होता है एंड मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। जो मैनेजर होता है वो सारे काम को खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। ही डिवाइड वर्क अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग अंडर हिम। वो क्या करेगा, जो भी वर्क है उसको डिवाइड कर देगा, जितने भी इंडिविजुअल उसके अंडर में वर्क कर रहे हैं उनमें, किसके अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली वो वर्क को डिवाइड कर देगा। तो वो क्या कर रहा है, जो भी उसकी अथॉरिटी है वो उसको सभी एम्प्लॉयज में डेलीगेट कर रहा है। तो डेलीगेशन का मतलब ही ये होता है कि जो मैनेजर है वो अपना जो वर्क है वो सभी एम्प्लॉय को दे देता है छोटे छोटे पार्ट्स में करके, और उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है उस काम को करने की, जिससे कि मैनेजर, मान लीजिए मैनेजर ने कोई काम दे दिया बट उन्हें डिसीजन लेने की पावर नहीं दी, कि मान लीजिए आपको कुछ प्रोड्यूस करना है बट उन्हें ये पावर नहीं दी कि वो जो रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आएंगे, तो उनको अथॉरिटी भी देगा वो उस काम को करने की, तो उसको ही कहेंगे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो पढ़ते हैं अब डेलीगेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है डेलीगेशन की। पहली इंपॉर्टेंस है हमारी इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है जब हमारा मैनेजर हमारा जो वर्क है, अपना वर्क है, उसे अपने एम्प्लॉयज में डेलीगेट कर देता है तो जो सारा काम है वो इफेक्टिवली होता है। जो मैनेजर है वो कंसंट्रेट कर पाता है अपने वर्क पे, और जो भी वर्क उसने अपने एम्प्लॉयज को दिया है उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग
तो वो भी उस वर्क को इफेक्टिवली कर पाते हैं। तो जब सभी अपना वर्क इफेक्टिवली करते हैं तो ये हमारी मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए हमारा मैनेजमेंट क्या हो जाता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि सभी अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाएगा। सो आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट क्या होगा, जब हमारा मैनेजर अपना वर्क को जो है उसे डेलीगेट कर रहा है एम्प्लॉयज के बीच में, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज करें और वर्क को अच्छे से करें, कि क्यों मैनेजर उनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रहा है उस काम को करने की। तो जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए और अपनी जो टैलेंट है उसको यूज करना चाहिए। तो इससे एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की स्किल और क्रिएटिविटी में डेवलपमेंट आएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब क्या होगा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब है जब हमारा मैनेजर जो एम्प्लॉयज हैं उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे रहा है उस काम को करने की, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको ये लगेगा कि वो मोटिवेट होंगे, उनको लगेगा कि उनका जो मैनेजर है उनपे कितना ट्रस्ट करता है, जो मैनेजर है उनपे ट्रस्ट करके उन्हें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे रहा है काम को करने की। तो इससे उनके अंदर एक मोटिवेशन फीलिंग आ जाएगी। तो इसलिए बोला है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। अब क्या होगा, जब हमारा मैनेजर जो है काम को डेलीगेट करता है तो उनका कांटेक्ट उन एम्प्लॉय से रहता है, तो जो कोऑर्डिनेशन है सबके बीच में वो अच्छा हो जाएगा। जो मैनेजर है उसने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे दी है एम्प्लॉय को। अगर एम्प्लॉय उस काम को नहीं भी कर पाते हैं तो आंसरेबल रहेंगे क्यों उस काम को वो नहीं कर पाए, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, वो हार्मोनी में ही वर्क करेंगे। तो यहाँ बोला है बेटर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। जो वर्कलोड होता है मैनेजर का वो तो इजीली रिड्यूस ही होगा। अब क्या हुआ, मैनेजर के पास पहले इतना सारा वर्क था, अब उसने वो डिवाइड कर करके सभी एम्प्लॉयज को दे दिया। तो अब क्या हुआ, जो उसका बर्डन था काम को लेके वो अब रिड्यूस हो गया है। सो यहाँ पे कहा है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। नेक्स्ट है हमारा सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप बनेगा, वो कैसे, अब हमारा मैनेजर क्या हो जाएगा, सुपीरियर हो जाएगा, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो क्या होंगे, सबॉर्डिनेट। जब वो काम को डेलीगेट कर रहे हैं, उनको काम दे रहे हैं, वो उनके काम को करेंगे, तो उनके बीच में एक रिलेशन बनेगा ना। जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा देन वो मैनेजर को देंगे कि हाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बनेगा, उसे हम कहेंगे सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन क्या होता है। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।